सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस सेशन में ISDC रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा आयोजित। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है मोबाइल एडिक्शन। तो आजकल बच्चे पूरे दिन मोबाइल में बिजी रहते हैं। अगर बच्चे से आप मोबाइल ले लीजिए तो उसका जो बिहेवियर है, उसका जो व्यवहार है वो बदल जाता है, गुस्सा हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। आजकल के बच्चों को आप खाना खिलाना है या उन कुछ होमवर्क उनको होमवर्क कराना है तो भी उनको मोबाइल देना पड़ता है, मोबाइल दिखाना पड़ता है। तो ये जो है आपके बच्चे, इससे ये पता चलता है कि के एडिक्ट हो गए हैं, मोबाइल एडिक्शन हो गया है। एज अ पेरेंट्स ये आपका कंसर्न होगा कि उसके सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट, पूरे विकास पूरे विकास के लिए ये जो एडिक्शन है, मोबाइल एडिक्शन, वो कैसे उनको प्रभावित कर रहा है, उसको कैसे रोकें, बच्चों को स्क्रीन फ्री स्वस्थ भविष्य कैसे दिया जाए, इस समस्या से समाधान के लिए आज हम मानवी जी के साथ चर्चा करेंगे। मानवी जी के बारे में मैं दो शब्द कहना चाहूंगी कि मानवी जी मनोवैज्ञानिक हैं। संजीत, ये आ रहा मन, वाईफाई। मनोविज्ञान में पढ़ाई की दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। ये सेवा इंटरनेशनल की फेलो भी रही हैं और वर्तमान में सेक्रेटरी में एमफिल की पढ़ाई बैकएंड कर। पार्ट हो गई है डॉक्टर। आप किसी का माइक ऑन है? ठीक है। तो इस चर्चा में हम आगे बढ़ने के लिए मानवी जी से आग्रह करेंगे कि इस पे हम स्टार्ट करें। और किसी का नमस्ते। अगर कोई प्रश्न होंगे तो वो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। जी। जी मानवी जी। जी, स्नेहा जी, अब हमारे साथ कितने लोग हैं अभी? लगभग मुझे दरअसल दिख नहीं रहा है, स्क्रीन शेयर हमारे किया है पास तो। 15 लोग ही जुड़े हैं और लोगों के जुड़ने की आशा है, लेकिन ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इंटरनेट एडिक्शन पे हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। तो इंटरनेट लगभग कुछ 15 साल पहले ही हम लोगों के जीवन में पूरी तरह से आया है। और हमारे देश में तो मानिए लगभग 2017 के बाद, जब से जियो और इंटरनेट फ्री हुआ है, उसके बाद से इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन आया है हमारे देश में। तो और अब ऐसी स्थिति है कि अब तो एआई की तरफ भी हम जा रहे हैं। और धीरे धीरे ये हमारे जीवन को अलग अलग रूप से प्रभावित भी कर रहा है। तो जैसे हर चीज की अच्छी अच्छाइयाँ भी हैं, वैसे बुराइयां भी हैं। तो इंटरनेट या इंटरनेट एडिक्शन क्या होता है, इसके कितने प्रकार के होते हैं, क्या लक्षण हैं बच्चों में भी और बड़ों में भी, और क्यों होता है, उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कर सकते हैं। साथ में अगर ऐसा हो रहा है या हम इस दिशा में बढ़ रहे हैं तो इसको रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ठीक है। इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर ऐसा मानते हैं कि ये, इसमें पहले इसको ये समझते हैं फिर कि एडिक्शन क्या होता है। अगर इंटरनेट एडिक्शन है तो इन जनरल किसी भी चीज का लत लगना क्या होता है। तो अगर हम इस चीज के बारे में बात करेंगे तो हमें ये समझ आता है, जब हम कहते हैं कोई भी नशे वाली चीज है, चाहे शराब हो, चाहे चाय हो, कॉफी हो, ऐसी चीज जिसको अगर हम हमें पता है हमारे लिए वो नुकसानदायक है, पर हम उसे छोड़ना भी चाहें तो हम उसे छोड़ नहीं पाते हैं। यानी कि अगर हम शाम को चाय ना पिए तो हमारे सर में दर्द हो जाता है, हमें पता है चाय हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, पर फिर भी शारीरिक और मानसिक रूप से हम उस पे किसी तरह से डिपेंड हो चुके हैं, जिसके कारण वो हमें ना चाहते हुए भी हम बार बार उसी तरह के बर्ताव में वापस जा रहे होते हैं। ऐसा ही इंटरनेट एडिक्शन के साथ होता है। इंटरनेट एडिक्शन को बहुत कई बार एडिक्शन डिसऑर्डर को ये एक इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज है, आईसीडी, डब्ल्यूएचओ द्वारा बनाई जाती है, जिसमें दुनिया भर में जितनी भी बीमारियां हैं उन बीमारियों का के क्या लक्षण हैं, बीमारियों को कैसे उन लक्षणों को पता किया जाए, वो उसमें आईसीडी 11 जो 11वां संस्करण है उसमें इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर को जगह दी गई है। उसके पहले इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर नहीं हुआ करता था। एक इसका क्राइटेरिया उसमें ये माना गया है कि अगर हम दिन में 6 घंटे से ज्यादा इंटरनेट
को यूज कर रहे हैं तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। पर इसको सिर्फ एक नजरिए से देखना कि 6 घंटे से ज्यादा कंप्यूटर को यूज करना हमारे लिए अच्छा नहीं है, काफी नहीं होगा। इसको इस चीज के साथ भी ऐड करना कि आप उसको इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो आपके रोजमर्रा के बाकी काम है, मतलब आपके घर परिवार के लोगों के साथ समय बिताना, आपका डेली एक्टिविटीज मेंटेन करना, मतलब उठना, नहाना, खाना पीना, दिन में 3 बार खाना, सभी लोगों से बात करना, वो भी आप नहीं कर पा रहे हैं। जो रोजमर्रा की बेसिक चीजें होती हैं उस इतना आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप उन चीजों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो जब वैसी स्थिति होती है तभी डिसऑर्डर के लेवल पे जाता है। दूसरा, इंटरनेट एडिक्शन का जो नेचर है, अगर जो हमारे शरीर में जो इंटरनेट एडिक्शन की वजह से होता है वो बहुत ज्यादा, उसका नेचर और जो गैम्बलिंग का नेचर है दोनों में डिफरेंस नहीं है। इन द सेंस, हम इंटरनेट में कोई चीज करना शुरू कर रहे हैं, हमें उससे हमारे दिमाग को डोपामाइन रश मिल रहा होता है। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमें खुशी प्रदान करता है। वैसे ही जो जैसे गैम्बलिंग में होता है, जब आप पहली बार जुआ खेलते हैं, उसकी कोई बाजी आप जीतते हैं, तो आपको तुरंत डोपामाइन रश मिलता है। तो जब वो डोपामाइन, वैसा ही जब इंटरनेट में हम कोई गेम जीतते हैं या इंटरनेट में हम कोई इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, उसके बारे में जानकारी मिलती है, तो उससे भी हमें वही इंस्टेंट डोपामाइन रश होता है और फिर हम वो डोपामाइन को ढूंढने के और तरीके, बार बार उसकी खोज करते हैं। जैसा कि जुआ खेलने, जो जो पैथोलॉजिकल गैम्बलिंग होती है, मतलब जो जुआ केवल एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि इस हद तक करते हैं कि वो बीमारी, एक मानसिक बीमारी का लक्षण बन जाए। फिर है, हाँ, कुछ पॉजिटिव यूजेस ऑफ इंटरनेट आपको भी दिख रहे हैं स्लाइड पे कि हम इंटरनेट पे इंटरनेट का इस्तेमाल हम ब्लॉगिंग करने में, सोशल नेटवर्किंग साइट्स में, अलग अलग चैट रूम में, दुनिया के जो नए नजरिए हैं जो हमारे घर परिवार से दूर, हमारे कल्चर से भी अलग, उसे समझने और जानने के प्रयास के लिए यूज करते हैं। ये भी हम, आज का जो ये टॉक है ये भी इंटरनेट के माध्यम से ही है। तो इंटरनेट का पॉजिटिवली भी हम कई बार कई तरह से यूज करते हैं। फिर है, हम्म, तो पहली बार इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर पर बात करने वाली एक मनोवैज्ञानिक थी, डॉक्टर किम्बरली यंग, जिन्होंने इसको रिकॉग्नाइज किया और इसके क्या लक्षण है, इसको अगर हमें ठीक करना है तो क्या करना होगा, किस तरह से इसका नजरिया, उसके उनकी दी हुई एक या दो टेड टॉक्स भी हैं जिनका लिंक मैंने इस पीडीएफ में डाला है। तो आप लोग चाहें तो बाद में उसे देख भी सकते हैं। मैंने स्नेहा जी के साथ शेयर किया है पीडीएफ ग्रुप में, अगर आप शेयर करेंगे तो उसमें जो टेड टॉक्स है उसके बारे में भी देख सकते हैं। 2 या 3 टेड टॉक्स हैं। और एक एग्जाम्पल भी है कि चाइना में जो लोगों को इंटरनेट एडिक्शन होता है उसके लिए उन्होंने इंटरनेट डिटॉक्स कैंपिंग के लिए एक इनिशिएटिव लिया है। तो वो कैंप कैसे रन करते हैं, कैसे उसमें काम होता है, वो भी देखा जा सकता है। हम्म, हाँ, वर्चुअल रियलिटी, वीआर का एक, वर्चुअल रियलिटी जो है, कई बार अगर आप लोग कभी ये जो आजकल डिजिटल गेमिंग का कल्चर है, तो डिजिटल गेमिंग में ऐसा होता है कि वर्चुअल रियलिटी है कि सिमुलेटेड स्पेस होता है जिसमें आपको लगता है आप वाकई में वहां पे हैं, जबकि आप वहां पे नहीं होते हैं, पर वो 3D इमेजेस से आपको लगता है आप उस चीज का हिस्सा हैं। तो वर्चुअल, हमारे दिमाग का नेचर ये है कि हम जिस चीज पे हम फोकस करते हैं वो चीज ही हमारे दिमाग में बड़ी हो जाती है। मतलब आपके सामने 10 चीजें हैं, आपके जिंदगी के बाकी पहलुओं को भी ऑक्यूपाई कर लेगी, वो इतनी बड़ी हो जाएगी। तो वर्चुअल रियलिटी का पॉजिटिव यूज भी है। कई बार ऐसा भी होता है कि कभी किसी को कोई ट्रॉमा हुआ है या कोई जीवन में बहुत बुरी घटना हुई है या किसी चीज से डर लगता है, तो उनको सिमुलेट करके उन चीजों के डर डर को दूर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। पर गेमिंग इंडस्ट्री में और आज का पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री में इसका जो है, ह्यूमन रिलेशनशिप्स, जो पॉजिटिव ह्यूमन रिलेशनशिप्स है उनको हटा करके अ, लोग जो है रियल लाइफ मीनिंगफुल कनेक्शंस वीआर वर्ल्ड में ढूंढने का कोशिश करते हैं।
एक फिल्म थी हर करके, जिसमें एक ऐसा भी एग्जाम्पल दिखाया था कि एक व्यक्ति एक एआई के साथ एक फुल फ्लेज्ड ह्यूमन रिलेशनशिप, अपनी जैसे वो उसकी पत्नी हो उसके साथ वो रहना और अपने रोजमर्रा का काम करना शुरू कर दिया था, जो इवेंचुअली, और उसके जीवन में और कोई नहीं था, विच इज नॉट गुड। क्योंकि कहा जाता है कि एक व्यक्ति के जीवन में एक समय पे कम से कम 5 लोग होते हैं उसके इनर सर्कल में, और हम सामाजिक प्राणी हैं, हमें ह्यूमन टच और ह्यूमन कांटेक्ट की आवश्यकता है। हाँ, फिर इसका टाइप्स है, इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर के टाइप्स है, एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट, प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स, कंपल्सिव वॉचिंग वीडियोस एंड पोर्नोग्राफिक मटेरियल ऑन इंटरनेट। अगर आपके टीनेजर बच्चे हैं तो दिस एक ये चीज है कि इवेंचुअली बच्चे क्यूरियस होते हैं, बच्चों का नेचर होता है कि उन्हें चीजें जाननी है, और क्यूरियोसिटी बुरी चीज नहीं है। हमारे आसपास हमारे शरीर में बहुत सारी चीजें बदलाव आ रहे होते हैं जिसे हम जानने के लिए इच्छुक भी होते हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर चीजें पता नहीं होंगी तो हम गलत निर्णय लेंगे। पर जब वो गाइडेड नहीं होता है तो वो दूसरी दिशा में जाता है। तो वन ऑफ द एग्जाम्पल इज दैट। फिर एक्सेसिव ब्लॉगिंग, कई ट्विटर में आप देखेंगे कि ट्विटर में ऐसे लोग हैं जो ट्विटर में कॉन्स्टेंटली फीड्स ऐड करते हैं, पॉलिटिकल मैसेज ऐड करते हैं, इवेंचुअली वो ट्रोलिंग पे लीड करता है। फिर दूसरा एग्जाम्पल है एक्सेसिव ऑनलाइन शॉपिंग, कंपल्सिव ऑनलाइन गैम्बलिंग। इस समय पे तो हमारे देश में ये ऑनलाइन गैम्बलिंग एक अलग उसमें फीड पे चल रहा है। रमी गेम्स के एड्स अगर आप लोगों ने देखे हो, रमी और ये, इन सभी का नेचर पैथोलॉजिकली हमारे शरीर में एक ही मैकेनिज्म पे काम करता है, डोपामाइन रिसेप्टर्स। डोपामाइन जो है वो खुशी का हार्मोन होता है, और डोपामाइन कई तरीकों से आता है। इन द सेंस डोपामाइन, आप जब कोई नई चीज सीखते हैं, अगर एक आप किताब पढ़ते हैं, किताब पढ़ के कोई नई स्किल सीखे आप, उससे भी डोपामाइन आता है। आप शराब पीते हैं तो उससे भी डोपामाइन आता है। पर एक, इसमें दो तरह का डोपामाइन के सोर्सेज है। एक डोपामाइन है जो इजी डोपामाइन है, मतलब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, जो आपको बिना ज्यादा मेहनत किए तुरंत मिल गया। और एक डोपामाइन है जो थोड़ा मेहनत करके थोड़ा देर से हमारे शरीर में रिलीज हुआ। तो डोपामाइन का नेचर है कि वो एडिक्टिंग होता है और हम बार बार उसे क्रेव करते हैं, और फिर ऐसा होता है कि शरीर में उसका एक थ्रेशहोल्ड सेट हो जाता है। मतलब जितने एक्टिविटी से आपको, मतलब अगर आपने 100 रुपए की शॉपिंग की आज, तो अगली बार आप 100 रुपए की शॉपिंग से खुश नहीं होंगे। आपकी इच्छा होगी कि आप 150 की शॉपिंग करें। धीरे 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 वो अपना थ्रेशहोल्ड बढ़ाता है, और जैसे जैसे धीरे धीरे थ्रेशहोल्ड बढ़ता है, इंटरनेट के यूज में भी टाइम बढ़ता है, और आपकी बाकी चीजों के, बाकी लाइफ की दूसरी चीजें हैम्पर होती है। हाँ। हाँ, ये 38% ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स, ये जो हम बात करते हैं आजकल, अटेंशन अटेंशन स्पैन कम हो गया है, तो हर 10 मिनट में फोन चेक करना, हर 10 मिनट में बिना फोन या ईमेल चेक किए नहीं होता, काम नहीं चलता। और ये यहाँ पे ये डेटा कॉलेज स्टूडेंट्स का है कि लगभग 40% कॉलेज स्टूडेंट जो है हर 10 मिनट में अपना फोन चेक करते हैं, कम से कम। हम्म, फिर ये डीएसएम, डीएसएम और आईसीडी, ये मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स की मैनुअल्स हैं, जिसमें मैंने जैसे पहले बताया आईसीडी डब्ल्यूएचओ की है, और डीएसएम जो है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की किताब है। डीएसएम में केवल मेंटल डिसऑर्डर्स का लिस्ट होता है, और आईसीडी में जितनी भी बीमारियां हैं सारी की सारी, और यहाँ तक कि जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं वो उनके लिए अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन है, जिसमें इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर को आईसीडी लेवल में ऐड किया गया है। उसके क्राइटेरिया भी हैं। अ, उसमें हाँ, नेट कंपल्शंस, शॉपिंग, ऑनलाइन गैम्बलिंग, फिर है साइबर सेक्स एडिक्शन, बहुत सारे डार्क वेब में, और ऐसे डार्क वेब में बस इन नॉर्मल वेबसाइट्स में भी देर आर सच वेबसाइट जहां पर पे लोग जाते हैं डिप्ले गेम्स। यहाँ तक कि कुछ वेबसाइट्स हमारे देश में भी बैन भी की गई हैं, बट स्टिल ये तो पैथोलॉजिकल लेवल पे होता है, दिस इज एट अ डिसऑर्डर लेवल। अगर सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप्स पर्सनल लाइफ में नहीं है तो इवेंचुअली एडल्ट्स क्रेव फॉर इट। बच्चों के लिए ये है कि ऐसे, अगर बच्चों में जो क्यूरोसिटी है अबाउट थिंग्स लाइक दिस,
तो उन्हें प्रॉपरली सेक्स एजुकेशन, प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, ताकि दे शुड बी अवे फ्रॉम दीज साइट्स। ऐसा नहीं हो कि, और दूसरा तरीका है कि इंस्टाग्राम जैसे वेबसाइट्स पे देर आर पेरेंटल लॉग्स, पेरेंटल फीड्स, तो उस चीज पे थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर है साइबर रिलेशनशिप एडिक्शंस। कुछ लोग ठीक है, इसका जरूरत नहीं है। फिर जनरल कंप्यूटर एडिक्शन डिसऑर्डर, हाँ नहीं ठीक है। कंपल्सिव वेब सर्फिंग, ऐसे लोगों के बारे में आपने सुना होगा कि उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो उस इंफॉर्मेशन से वेब पेज पे जाते हैं, फिर उस कीवर्ड को सर्च करके फिर दूसरा है, फिर दूसरे वेबसाइट से फिर दूसरे वेब पेज, फिर दूसरे वेब पेज से फिर दूसरे वेब पेज, ऐसे खोजना शायद उन्होंने शुरू किया हो किसी साधारण समाचार के बारे में, पर धीरे धीरे लगभग 1.5 घंटा या 2 घंटा बिता करके वो किसी दूसरे ही विषय पे आ जाते हैं, विच इज ऑल्सो नॉट गुड। फिर है कंपल्सिव वेब सर्फिंग, वार्निंग साइंस, है ना। वार्निंग साइंस इन चिल्ड्रन, वन ऑफ द वार्निंग साइंस इन चिल्ड्रन की, अगर बच्चे से फोन, जैसे कि स्नेहा जी बोल रही थी, बच्चे से फोन ले लिया जिस समय पे वो इंटरनेट पे गेम खेल रहा है, या फिर इंटरनेट पे कोई इंफॉर्मेशन वो सर्च कर रहा है, जिससे उसे एंशियसनेस या जो बाकी दूसरी एक्टिविटीज हैं उस पे इंटरेस्ट उसके कम हो जा रहे हैं। दूसरी एक्टिविटीज इन द सेंस, मानिए कि अगर हम लूडो जैसा गेम खेल रहे हैं, फोन पे नहीं बल्कि फिजिकल लेवल पे, इन द सेंस हमारे कोई दूसरा फिजिकल एक्टिविटी का गेम खेल रहे हैं, उस पे कंपैरेटिव लॉस ऑफ इंटरेस्ट है। पहले शायद बच्चा इंटरेस्टेड रहता भी रहा हो, पर अभी नहीं है। उसका इसका एक फिजियोलॉजिकल कारण भी है कि उसका इवेंचुअली बॉडी डिपेंडेंट होती है, जैसे हमारे शरीर की आदतें बनती है वैसे हमारे मन की भी आदत बनती है। दूसरा है, आप में से कोई जो है ये जो वार्निंग साइंस है ये पेज को थोड़ा सा पढ़ेगा क्या, सारे पॉइंट्स, तो अच्छा रहेगा। अरे, पढ़ के आप में से कोई बोलेगा क्या जो इसमें पॉइंट्स लिखे हुए हैं? यस मैम, पढ़ते हैं। वार्निंग साइंस। इंटरनेट बोलिए। एडिक्शन इंटरनेट एडिक्शन is a disorder most commonly seen in kids as 6 say 19. Her what to look out for. Your child is more comfortable with online friends than real ones. Gets irritated, anxious if his her online time is Interrupted. 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 Oh. So diminished Diminished interest in activities Activities. he her or or she once he enjoyed. once enjoyed. Is secretive about his or her internet usage. Usage. Withdraws from activities with family and friends. What you आप can do: monitor internet activity, break break internet addiction by keeping the computer in a family room. Spend more time with the child. If child has limited social interaction, consider and social skills class or seek activities that connect the child with peers. Encourage outdoor activities. जी, बहुत अच्छा बिल्कुल ठीक निर्मला जी। इसमें देखिए, मुझे लगता है एक पॉइंट है जिसके बारे में पहले बात नहीं की है, इज कंफर्टेबल मोर विद ऑनलाइन फ्रेंड्स देन रियल वन। अगर आप आज के समय में देखेंगे तो कई बार फ्रेंड्स हैं, उन्हें अगर मैं एक मैसेज करके बात करूं तो वो उसमें ज्यादा कंफर्टेबल हैं बजाय इसके कि मैं उन्हें फोन कॉल पे बात करूं। तो या फिर इन पर्सन बात करें, तो कई बार एक ये चीज, इसका कारण यही है कि सोशल इंटरेक्शन जैसे जैसे कम हो रहा है, आसपास में दो व्यक्तियों के आसपास आपस की बात में टेक्नोलॉजी बीच में आ गई है। तो
जब बच्चे का सोशल स्किल डेवलप हो रहा होता है, समाज में हमें कैसे बैठना है, कैसे बात करना है, ये सीख रहे होते हैं, तो उसमें भी इस चीज का ध्यान रखें कि क्या वो अपने मित्रों से फेस टू फेस बात करने में सहज है, फेस टू फेस, या फिर जब कभी भी कोई ऐसी बात करनी होती है तो क्या वो हमेशा फोन या इंटरनेट का सहारा लेता है, या ज्यादातर उनके दोस्त फिजिकल फ्रेंड्स हैं, यानी कि जो उनके स्कूल में या आसपास में वो दोस्त हैं, या ज्यादा दोस्त ऐसे हैं जो ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं। हो सकता है जो उनके शहर में भी नहीं रहते हो, या बहुत हैं किसी दूसरे देश के, जो सोशल मीडिया चैट रूम्स ऐसी जगह से, इस चीज पे भी ध्यान देना। और अगर ऐसा है कि आपके बच्चों के ज्यादा दोस्त उनके फिजिकल या रियल फ्रेंड से ज्यादा बाहर के दोस्त हैं, या जो वो उनके रोजमर्रा के जीवन से जुड़े हुए नहीं है, तो इस चीज पे ध्यान देना या इंकरेज करना कि वो अपने अपने हम उम्र लोगों में कम से कम 2 से 3 दोस्त तो आपस में बनाने को इंकरेज करना है। अगर बन के क्यों नहीं बन रहा है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, उस पर ध्यान देना आवश्यक है। हाँ, फिर है, ठीक है। मैम 1 मिनट, ये सभी से अनुरोध था कि 5 मिनट के बाद से ये जूम लिंक डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो प्लीज सब लोग फिर से इसी लिंक से दोबारा जुड़ जाइएगा। इसी लिंक से जुड़ जाना है Okay. दोबारा। ठीक है, ऐसा और ज्यादा कुछ जो मोटा मोटा मुझे परिचय देना था इंटरनेट एडिक्शन का और इंटरनेट एडिक्शन के टाइप्स का, कॉजेस का, आसपास की चीजें मैंने बता दी है स्नेहा जी। कुछ प्रश्न है तो वो अच्छे रहेंगे, कि फिर किस दिशा में बढ़ना है मैं समझ पाऊंगी। इससे संबंधित किसी के कोई प्रश्न है? आप ठीक है। ठीक है मैम, आगे। आ, मैं कंटिन्यू करती हूँ, है ना, कि कुछ Yes. इंटरनेट डिसऑर्डर्स के कुछ कारण, तो आ, एक जैसे है सोशल एंजाइटी एंड सोशल डिसऑर्डर। ये एंजाइटी जो घबराहट का है, घबराहट जो बिना किसी कारण के हो। कई बार ऐसा हम सभी ने अपने जीवन में आसपास में ऐसी परिस्थितियां जरूर आई होंगी कि कभी ना कभी जब हमें बहुत घबराहट लगी हो, चाहे वो हमें स्टेज में जाके कुछ बोलना हो, उस पे घबराहट लगी, घबराहट हमने महसूस की हो, या कभी कोई ऐसी परिस्थिति आया या मुश्किल परिस्थिति आई हो जिसपे हमें हमने घबराहट महसूस की हो, या कभी हमने सांप देख लिया तो हमें डर लग गया, कोई ऐसा कीड़े मकोड़े देख लिए तो उससे भी डर लग गया, वो भी है। पर ये सारी घबराहट किसी न किसी कारण की वजह से है। पर कई बार ऐसा होता है कि जब व्यक्ति उस इमोशंस को मैनेज करना नहीं सीख पाता है, तो कई बार ऐसी परिस्थितियां जो कि घबराहट नहीं भी देने वाली, उनमें भी घबराहट हम महसूस करते हैं। उसमें कई बार जब हम हमारा हमारा सोशल स्किल, समाज में हमें कैसे बैठना है, बात करना है, ये हम नहीं सीख पाते हैं, तो उसकी वजह से भी घबराहट होता है। तो समाज को कई बार उस घबराहट को अवॉइड करने के लिए लोग इंटरनेट का सहारा लेते हैं। यानी कि एक साधारण एग्जाम्पल देते हैं, हम एक मीटिंग में या एक हम सामाजिक बैठक में बैठे हैं, और हमें वहां पे घबराहट महसूस हो रही है और हम लोगों से बात नहीं करना चाह रहे हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम इंटरनेट पे जाते हैं और इंटरनेट पे चीजें सर्च करना शुरू करते हैं, ताकि हमारा उससे ध्यान हट सके। पर खत्म तभी हो सकती है जब उसके साथ आप उस अगले पार चले जाएं, मतलब इमोशंस के साथ उस अवॉइड करके आप रिजॉल्व कर नहीं सकते। तो कई बार इंटरनेट एडिक्शन का जो स्थिति आती है, सिचुएशन में, इस वजह से आती है। एक एग्जाम्पल है एंजाइटी एंड सोशल डिसऑर्डर्स। दूसरा है अकेलापन। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, लोग अकेले होते जा रहे हैं। पहले हम लोग साथ में बैठ करके कहानियां और ऐसी बातें करते थे, जब हमारे पास टीवी नहीं था। टीवी आया तो मोहल्ले जो है परिवारों में बट गए, मतलब एक परिवार बैठ के एक घर के अंदर टीवी देख रहा है। फिर फोन आ गया, जैसे फोन आया तो वो टीवी की बजाय सब लोग एक एक अपने अपने फोन पे हो गए। तो जैसे जैसे, और फोन हमें वही चीज दिखाता है जो हमें देखना है, मतलब एल्गोरिदम जो भी, चाहे यूट्यूब का एल्गोरिदम हो, चाहे इंस्टाग्राम का, चाहे फेसबुक का,
जैसी चीजें आप सर्च करते हैं वैसी ही चीजें आपको दिखाई जाती है। कुछ ऐसा नहीं होगा जो आप सोच रहे हैं उसके ऑपोजिट हो, या आपको चाहिए वो भी मिलता है, जो आपको नहीं चाहिए वो भी मिलता है। तो हम और वो इंटरपर्सनल रिलेशन करने का प्रयास नहीं करते हैं, जिस पे हमें काम। आवाज मैम नहीं आ रही है आपकी। कुछ वो महसूस करते हैं, तो आपको समझ आएगा कि अगर वो इंटरनेट पे ज्यादा यूज कर रहे हैं तो उसका एक कारण ये हो सकता है कि शायद उन्हें सोशल सिचुएशन से एंजाइटी होती है, तो उस पे काम किया जा सकता है। अकेलापन, फिर है शिफ्टिंग फ्रॉम रियल वर्ल्ड एडिक्शन टू, ये तो थोड़ा डिस्कनेक्ट हो सा ज्यादा कॉन्टेक्स्ट के जाए। बाहर ये हो जाएगा। डिस इन द सेंस जो लोग जुआ खेलते हैं, इन पर्सन गैम्बलिंग से। जी जी। अभी डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो कृपया सभी लोग जुड़ जाएंगे। यहाँ पे इंटरनेट बहुत अनस्टेबल हो रहा यस मैम, आपकी आवाज में बहुत डिस्टरबेंस आ रहा था। तो अभी हाँ, आवाज आ रही है, है बस अभी। बहुत डिस्टरबेंस है। अभी तो बेटर है मैम। disturbance है अभी। अभी है क्या इसमें? मैम थोड़ा डिस्टरबेंस। हेलो, अभी यस। आवाज में डिस्टरबेंस आ रहा है क्या स्नेहा जी? नहीं, अभी जो आपने बोला वो तो क्लियर है, लेकिन थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है बीच में मैम। अभी अभी क्लियर आ रही है यस, आवाज? अभी क्लियर आ रहे हैं। आप सभी को क्लियर है? अभी आप क्लियर आ रही है? मुझे तो क्लियर अभी आ रही ठीक है। है। यस मैम। इसके पहले शुरू में क्लियर आ रही थी क्या आवाज? यस मैम, स्टार्टिंग में ठीक थी, बाद में थोड़ा डिस्टरबेंस आ गया। अब अभी ठीक है मैम। अच्छा ठीक है। ऑफ इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर, इसमें एग्जाम्पल था बैक एक, अभी कार्पल टनल सिंड्रोम की हमने थोड़ी सी बात की, हेडेक्स, सर दर्द, नींद की कमी, खाने पीने में ध्यान नहीं देना, साफ सफाई नहीं रखना। आप ऐसा देखेंगे कि जो इंटरनेट, कोई भी मेंटल डिसऑर्डर का एक प्राइमरी लक्षण होता है, या नींद बंद हो जाती है, और नींद नींद आंख आंख में सूखापन, विजन प्रॉब्लम, बच्चों में अक्सर मायोपिया का प्रॉब्लम, हमारे देश में हम रैंक 1 पे हैं। मेरे को भी चश्मा लगता है, तो मैं दूसरों की क्या बात बोलूं, इसमें तो विजन प्रॉब्लम्स, अचानक से बहुत ज्यादा वजन कम हो जाए। हाँ, में इंटरनेट को यूज करने की लत है या नहीं, उसका क्राइटेरिया ये है कि क्या आप 6 घंटे, अगर
6 घंटे से ज्यादा इंटरनेट यूज कर रहे हैं। और मानिए अगर आप केवल काम ही इंटरनेट में करें तो 6 घंटे से कम में हो जाए। स्नेहा जी, आवाज ठीक नहीं आ रही है क्या? मैं दूसरे डिवाइस से जुड़ूं? यस मैम, आप अगर पॉसिबल है तो, क्योंकि ये हमारा टॉपिक बहुत ही अच्छा है और सब बहुत इंटरेस्ट के साथ सुन रहे हैं, और अभी कुछ टाइम से थोड़ा सा दूसरे डिस्टर्ब डिवाइस। आने लगा है, तो आप दूसरे डिवाइस से पॉसिबल है तो जुड़ जाइए। इस बीच किसी के कोई सवाल है? जब तक मैम दूसरे डिवाइस से ज्वाइन कर रही हैं, तो किसी के भी कोई भी मन में अगर कुछ प्रश्न है, कोई सवाल है, तो प्लीज आप लोग पूछिए। इस समस्या से सभी ग्रस्त हैं, सबके पास मुझे लगता है कोई ना कोई सवाल है, तो अगर सवाल है तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं। थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा था, तो मैम भी दूसरे डिवाइस से ज्वाइन कर रही हैं। यस मैम। बस 1 मिनट स्नेहा जी, मैं एक बार। मैं पीडीएफ शेयर करने की कोशिश कर रही थी, आप शेयर कर देंगे क्या पीडीएफ? हाँ। यस मैम, आप ठीक है, शेयर कर दीजिए आप मुझसे, मैं शेयर करती हूँ। निर्मला जी, क्या बना दी जब हाँ सिंह जी, किसी के कोई भी सवाल हो, गीता जी, किसी के अगर कोई सवाल हो तो वो पूछिए। आ ये जो मैडम नमस्ते। जी। अभी जो पीडीएफ यहाँ पर स्क्रीन शेयर हो रहा था, जी। इसको अगर हम लोग इत्मीनान से पढ़ना चाहें तो ये कैसे अवेलेबल होगा? मैंने ग्रुप में आपके शेयर कर दिया है। ओके। ओके जी मैम। तो वहाँ पीडीएफ है ये सब कि पीपीटी? ये पीडीएफ है ये। आज की रिकॉर्डिंग मैं शेयर कर दूंगी आप सभी से। जी जी जी। ठीक। मैम, आपने जो स्क्रीन शेयर किया है उसको ही करना है। जी हाँ। ओके मैम।
हेलो मानवी मैम, गुड आफ्टरनून। जी। हाँ मैम, मैं सुप्रिया बोल रही हूँ। मेरा ये पूछना था मैम, जैसे आपने गैम्बलिंग वगैरह का बताया ना अभी, कि गैम्बलिंग के थ्रू भी एडिक्शन है, इंटरनेट एडिक्शन, तो इसका क्या बस डॉक्टर के पास या क्या इसका रहता है? कि मैं रिसेंटली अपने कॉलेज फ्रेंड के बारे में सुन रही हूँ कि उसके जी। साथ कुछ इश्यू हो रहा है, वो बहुत ज्यादा ही पैसों के उसमें मतलब इन्वॉल्व हो गया है, इतना उसने हर जगह से पैसे ले लिए हैं, बहुत कुछ चल रहा है उसके लाइफ में। मेरे को सोशल मीडिया ही के थ्रू पता चला उसके बारे में। बट वो बहुत ब्राइट स्टूडेंट था, वो गोल्ड मेडलिस्ट था, और अभी उसका ये कंडीशन है। तो मतलब ये कैसे रिकवर हो सकता है, मैं थोड़ा पूछना चाहूँ। जी, उसके लिए तो सबसे पहले तो उन्हें अगर उन कितने समय से है, अगर वो ज्यादा समय से कर रहे हैं ना, तो शुरू में इंटरनेट पहले तो उसके लिए दवाइयां भी होती हैं कि आप पहले अपना रोजमर्रा के काम शुरू करिए, क्योंकि ऐसा होगा अगर वो इतने लंबे समय से कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत लोगों से पैसे उधार ले लिए हैं और फिर उसके बाद वो काम करना भी छोड़ दिए, तो वो नहाना खाना भी उनका जो है, उनका नॉर्मल लाइफ स्टाइल भी बैलेंस हो गया होगा। तो पहला ये है कि पहले कुछ हफ्ते कुछ उनके पास दवाइयां वो खा सकते हैं जिससे उनका नींद सही हो जाए, उनका खाना पीना सही हो जाए। पहला तो वो रिस्टोर किया जा सकता है। उसके बाद फिर थेरेपी होती है, कई तरह की थेरेपी है, उसके बारे में आगे मैं बात करने वाली हूँ कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी होती है। उन्हें उन्हें फिजिकल एक्सरसाइज अपने रोजमर्रा के रूटीन पे ऐड करना ही होगा। और उसके कई सारे कारण भी होंगे कि अगर वो इंटरनेट एडिक्शन में जा रहे हैं या गैम्बलिंग एडिक्शन में जा रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ इम्पल्स कंट्रोल, यानी कि जो मन में विचार आ रहे हैं उन विचारों को वो रोक नहीं पाते हैं। हाँ, ऐसा नहीं होता है कि हमारे मन में ऐसे विचार नहीं आते हैं जो जो हमारे लिए अच्छे नहीं है। मतलब हम एक समय पे हमारे मन में एक बहुत साधारण एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको पता है कि आपको चीनी 2 चम्मच से ज्यादा नहीं खानी चाहिए, पर आपने चीनी मानिए एक किसी दिन आपने 2 चम्मच खाई, किसी दिन आप नहीं खाएंगे तीसरा चम्मच, ये अपने आप को समझा के कि हाँ 2 चम्मच से ज्यादा चीनी खाना हमारे लिए नुकसानदायक है। पर वही उसी चीज को किसी किसी दिन हम ज्यादा लेवल पे कर जाते हैं कि हमें पता है हमें चीनी 2 चम्मच ज्यादा नहीं खानी चाहिए, हमारे लिए नुकसानदायक है, पर फिर भी हम 4 चम्मच या 5 चम्मच चीनी खाते रहते हैं। और फिर हम उसके बाद हमें लगता है कि हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, पर फिर भी हम उसे दूसरी तरह की चीजों में अवॉइड करते करते हम फिर से उसी साइकिल में चले जाते हैं। वैसा ही इंटरनेट एडिक्शन के साथ होता है या गैम्बलिंग एडिक्शन के साथ होता है, इन द सेंस कि आपको पता है कि आपको नहीं करना चाहिए, आपको भी पता है कि आप इससे ज्यादा करेंगे तो शायद आप पैसा लूज कर जाएंगे लेकिन आप बार बार उस स्टार्ट और स्टॉप और रिलैप्स के साइकिल में फंसे होते हैं। किसी भी नशे के बारे में ये कहा जाता है कि आपको पता है कि आपको वो वंस आपने एक बार उसे किया तो आपको वो चीज इतनी अच्छी लगती है कि आप उसे बार बार करते हैं, आप अपने आप को सही समय पे रोकते नहीं है उसे करने से। वही लक्षण तो मोस्ट प्रोबेबली आपके दोस्त के साथ यही हो रहा होगा। दूसरा ये है कि आप उसे सीआईपी में भी लेके आ सकते हैं, अगर उनकी ऐसी स्थिति है तो आप उन्हें कह सकते हैं कि ऐसे ऐसे ए क्लिनिक्स होते हैं, नॉट एडिक्शन एडिक्शन क्लिनिक्स होते हैं। और नशा या लत सिर्फ शराब या किसी ड्रग्स का नहीं होता है, नशा बिहेवियर का भी होता है, गैम्बलिंग का भी होता है, इंटरनेट यूज का भी होता है, गुस्सा करने का भी होता है। तो उसके लिए यहाँ पे उन्हें प्रोफेशनली हेल्प भी की जा सकती है मनोवैज्ञानिक के माध्यमों से। मैम वो छत्तीसगढ़ में रहता है, रायपुर में रहता है, और वो तो बहुत ज्यादा ही इन्वॉल्व हो गया है कि मुझे जितना सुनने को मिल रहा है बहुत ज्यादा। हाँ, तो अगर वो छत्तीसगढ़ में, हाँ तो छत्तीसगढ़ से भी यहाँ मरीज आते हैं, जहाँ पे सीआईपी में हर जगह से मरीज आते हैं। तो पर यही है कि पहला स्टेप तो ये है कि इस बात को वो स्वीकार करें कि वाकई में उनको जो है ये बीमारी है, कि हाँ ये असल में ये सिर्फ और सिर्फ किसी, क्योंकि अगर वो बीमारी नहीं होती है ना तो किसी मानसिक बीमारी के साथ हमारे हमारा ये नेचर है कि हम उसे बीमारी मानते नहीं है, क्योंकि ये आम बीमारियों की तरह होती नहीं है, एक दिन में लगती नहीं है कि हम बाहर ठंड में गए और बुखार आ गया, ऐसा होता नहीं है। हमारे जीवन में हमारे आसपास के माहौल में बहुत सारी चीजें होती हैं जो इस बीमारी को धीरे 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 करके हमें किसी न किसी फॉर्म पे हमारे मन में बीमारी का रूप लेती हैं। तो मैं यही तो पहला स्टेप तो ये है कि वो इस बात को समझे कि हाँ ये असल में किसी ना किसी एक तरह से ये एक मेंटल प्रॉब्लम है
जिसका इलाज भी किया जा सकता है। पर उसका पहला स्टेप है कि पहली बात तो वो इस चीज को स्वीकार करे और फिर इसको वाकई में ठीक करना चाहे। क्योंकि किसी भी चीज की लत या नशा में पहला यही लाइन होता है कि जो नशा कर रहा है, जिस व्यक्ति को उस चीज की लत लगी है, वो उसे छोड़ना चाहता है या नहीं। क्योंकि अगर सामने वाला जिसको वो बीमारी है, वो उस बीमारी को ठीक नहीं करना चाहता है या उस चीज की लत को नहीं छोड़ना चाहता है, तो आप उसमें मदद नहीं कर पाएंगे उतनी, क्योंकि फिर वो आपसे झूठ बोलेगा, आसपास के लोगों से झूठ बोलेगा और छुप छुपा के चीजों को करने का प्रयास करेगा। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि वो इस चीज को समझे, इस चीज को स्वीकार करें। वो भी सुनने और समझने के लिए, जानने के लिए उनको सही प्रोफेशनल्स की मदद चाहिए होगी, कि जो इस बात को समझ रहे हैं कि वो वाकई में अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें उनके मन में ऐसे आदत बन चुकी है जिसमें मजबूरन विवश होके वो ये चीजें कर रहे हैं। तो बस इतना ही है। इसके मैं लिए उम्मीद करती हूँ मैं आपको अपनी बात समझा पाई होंगी। थैंक यू सो मच मैम। यस मैम, तो इसके लिए तो मतलब जो सुप्रिया जी के जो फ्रेंड है, तो उनको ये रियलाइज कराना होगा, उनके आसपास जो भी हैं उनको ये समझाना होगा कि उनको सच में ये प्रॉब्लम है। और जब वो इसको जी स्वीकार कर लेंगे तभी मतलब उसका ट्रीटमेंट जो भी कहें मतलब वो शुरू हो पाएगा। ऐसा ही ना? जी हाँ, ट्रीटमेंट ही है, ट्रीटमेंट है, साइकोलॉजिकल थेरेपीज हैं, कुछ दवाइयाँ, कुछ दवाइयाँ भी होती हैं शुरू के स्टेज में। क्योंकि अगर वो इंटरनेट या गैम्बलिंग नहीं कर रहे हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होगी, बहुत ज्यादा घबराहट होगी, अवसादग्रस्त होंगे, वो अपने रोजमर्रा के काम भी नहीं कर पाएंगे। तो उन्हें सबसे इतना कि पहले वो रियलाइज रोज कराना होगा। नहाए, रोज खाएं। हाँ, सबसे पहले जी इन्हें हाँ। रियलाइज कराना होगा, और ये काम भी बहुत ही, मुझे लगता है उनके आसपास जो भी होंगे उनको बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे मतलब बिहेवियर के साथ ही ये चीज करना होगा, जी कि हाँ। उन्हें जी पता भी हाँ। ना चले और फिर उन्हें ये रियलाइज भी हो। जी हाँ। पर अच्छा। ऐसा भी हो सकता है कि उनके घर का माहौल ठीक नहीं हो। मैं मतलब मैं सिर्फ ऐसे एग्जांपल्स दे हाँ, रही हूँ सारी कि घर में ऐसा हो कंडीशन। हाँ। सकता है कि यस मैम। हाँ, कि घर में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, या घर में जो स्थितियां हैं उन परिस्थितियों को अवॉइड करने के लिए उसमें जा रहे हैं। तो कारण क्या है, फिर वो कारण पे इलाज करना। तो वो ये मैं सिर्फ अटकलें लगा सकती हूँ। तो जो जो पॉसिबिलिटीज है मैंने उसके बारे में सुप्रिया जी आपको बता दिया। यस मैम। हाँ, तो जैसे ये था, पहला स्टेप ये है कि आप इस चीज को रिकॉग्नाइज करें कि हाँ भाई, इंटरनेट जो है, जितना हमारा जरूरत है, हम उस जरूरत के बजाय हम इसे एंटरटेनमेंट या फिर अपने आप को डिफ्लेक्ट करने के लिए, मतलब जो हम अगर बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, बहुत टेंशन है, तो उस टेंशन को अवॉइड करने के लिए हम इंटरनेट को यूज कर रहे हैं। इसलिए नहीं यूज कर रहे कि जितना जरूरत है उस हिसाब से यूज करें। तो पहला तो ये रिकग्निशन होना चाहिए। फिर दूसरा है, स्टडीज हैव शोड दैट सेल्फ करेक्टिव बिहेवियर कैन बी अचीव सक्सेसफुली। इन द सेंस, अगर आप 6 घंटे ज्यादा इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो आप पहले तो ये रिकग्नाइज करें कि आप कहाँ कहाँ बिना काम के इंटरनेट को यूज कर रहे हैं। इन द सेंस, सिर्फ लेजर के लिए यूज कर रहे हैं या सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, मतलब सिर्फ रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं इंस्टाग्राम में, या दूसरों की प्रोफाइल्स चेक कर रहे हैं फिर अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, या फिर आप वाकई में जो आपका काम है इंटरनेट से कुछ काम का है। अगर बच्चों का है तो होमवर्क है, अगर बड़े हैं तो उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं, या फिर आप सिर्फ फॉर फन यूज कर रहे हैं। तो जो जो चीजें आप नॉन प्रोडक्टिव तरीके से यूज कर रहे हैं, पहले तो उसे कट डाउन करिए। और अगर उसे आप कट डाउन करेंगे तो आपका इजीली इंटरनेट यूज का नॉर्मल एवरेज में 3 घंटे ज्यादा समय आएगा नहीं इंटरनेट यूजेज का, सिर्फ अगर काम के लिए आप कर रहे हैं तो। फिर है करेक्टिव बिहेवियर में, फिर क्या है, हाँ, जस्ट एन एग्जांपल। हाँ, जैसे मैंने अभी बोला, जो मैंने बोला कि इंटरनेट एडिक्शन को कम करने के लिए दवाइयों का, शुरुआती दौर पे तो दवाइयों को यूज करना जरूरी भी हो जाता है अगर इस स्थिति में है। अवॉइड करना है तो फर्स्ट स्टेप है कि आप करेक्टिव बिहेवियर यूज करिए। फिर थेरेपीज, जैसे पूछ रही थी सुप्रिया जी, तो देयर आर, ये सारी कई सारी साइकोलॉजिकल थेरेपी के नाम हैं, जो कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, डायलेक्टिकल थेरेपी। इसमें ऐसे मानिए कि जो हमारे थॉट पैटर्न्स हैं, जो हमारे विचारों के पैटर्न्स हैं, वो
कौन सा विचार किस विचार तक जाता है और उस विचार से जो हमारे दिमाग में घटित होता है और फिर हम निर्णय लेते हैं। मतलब पहले थॉट आता है, फिर पहले इमोशन आता है, फिर थॉट आता है, फिर बिहेवियर आता है। तो हमारे थॉट और इमोशन के लेवल पे काम करना ताकि वो बिहेवियर जो है हम इवेंचुअली चेंज कर सकें। फिर इंडिविजुअल एंड ग्रुप थेरेपीज, बिहेवियर मॉडिफिकेशन बच्चों में टेक्निक्स होती है जो पेरेंट्स यूज करते हैं। इन द सेंस आप हमेशा इसमें पनिशमेंट और रीइंफोर्समेंट का प्रिंसिपल यूज करते हैं। यानी कि अगर बच्चे को आपने बोला कि आज तुम केवल 1 घंटा इंटरनेट यूज करोगे, तो वो इस 1 घंटे में इंटरनेट को यूज करने के जगह पे उसे कुछ ऐसी चीजों से आप रिवॉर्ड करिए जो उसे वो चीजें अच्छी लगे। चाहे कहीं बाहर जाना है या चाहे कोई कहीं समय बिताना है। साथ में ऐसे भी टेक्निक्स यूज कर सकते हैं कि आप अगर उसका इमोशनल डिसरेगुलेशन हो रहा है, यानी कि बच्चे को बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है इंटरनेट ना यूज करने की वजह से, क्योंकि आपने फोन ले लिया है, तो उस एंजाइटी के साथ बच्चे के साथ बैठना। क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनका इमोशंस तो वो फुली फील करते हैं, पर वो इमोशंस को कैसे मैनेज और रेगुलेट करना है उसका सिस्टम डेवलप नहीं हुआ होता है, बायोलॉजिकली डेवलप नहीं हुआ होता है। तो उसमें कई बार पेरेंट्स ऐसे टेक्निक यूज करते कि अच्छा अभी ये नहीं है तो ये कर लो, पर उसके बजाय इन द सेंस उसे डिफ्लेक्ट या उसे रिप्लेस करने के बजाय उस एंजाइटी के इमोशंस के साथ बैठना जो महसूस कर रहे हैं, और उसे कैसे शांत करना, उस पूरी प्रोसेस को रेगुलेट करने में मदद करने में पेरेंट्स जो है एज अ को रेगुलेटर काम कर सकते हैं। फिर माइंडफुलनेस का अपने आप में ये नेचर है कि आप जिस समय पे जो कर रहे हैं उस चीज को बहुत अच्छे से करिए। इन द सेंस अगर आप खाना खा रहे हैं तो पूरे फोकस के साथ केवल खाना खाइए। अगर आप अगर आप कहीं जा रहे हैं तो पूरे फोकस के साथ आपके आसपास का जो वातावरण है उसे एब्जॉर्ब करिए। ऐसे नहीं कि कई बार हम कहीं चल रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती है और हम केवल अपने दिमाग में घूम रहे होते हैं, आसपास के माहौल पे ध्यान नहीं देते हैं। तो जितना हम माइंडफुलनेस इन जनरल इन लाइफ में हम प्रैक्टिस करेंगे, उतना हमें इंटरनेट एडिक्शन या ऐसे बिहेवियर से हम अपने आप को बचा सकते हैं। दूसरा, रेगुलेटिंग इमोशन, उसका एग्जाम्पल बच्चों के सेंस में हमने दिया था कि पेरेंट्स कैन हेल्प एज अ को रेगुलेटर्स। अगर बड़े हैं वो एंजाइटी से डील कर रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट वेज टू डील विद एंजाइटी इज टू इंगेज मोर इन फिजिकल एक्टिविटी। अगर आपको इन जनरल एंजाइटी आप महसूस करते हैं, घबराहट महसूस करते हैं, तो अगर आप अपना फिजिकल यूजेज है, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएंगे तो एंजाइटी रेगुलेशन में मदद होगी। डिस्ट्रेस टॉलरेंस, कई बार ये केवल थेरेप्यूटिक सेटिंग में यूज हो पाएगा, तो इसको छोड़ते हैं। इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस नहीं, ठीक है। हाँ, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, थॉट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर का साइकिल होता है। कौन सा भाव आ रहा है, उससे कौन सा विचार आ रहा है और उससे हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो उस रिएक्शन के टेक्निक में, उस कोपिंग टेक्निक में इंटरनेट कहाँ पे फिट हो रहा है। तो अगर हमें इंटरनेट को साइड करना है तो हमें कौन से थॉट्स और कौन से इमोशंस पे काम करना है, उसको रिकग्नाइज करना। फिर रिक्रिएशन थेरेपी इवेंचुअली है कि आप फिजिकल गेम्स में बच्चों को ज्यादा इन्वॉल्व करें। ऐसे न्यू गेम्स डिजाइन करें कि जिसमें पेरेंट्स भी बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, कुछ गेम्स में इन्वॉल्व हो सके। ठीक है। और डेवलपिंग कोपिंग स्किल्स इन द सेंस कि जहां जहां पे हम इंटरनेट को एज एन अवॉइडेंस यूज कर रहे हैं, वहां पे हम उस स्ट्रेस को से डील करने के लिए हमें कौन से कोपिंग मैकेनिज्म्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई इंसान स्लीप प्रॉब्लम से डील कर रहा है कि उसको रात को समय पे नींद नहीं आती है, कोई बच्चा है उसे समय पे नींद नहीं आती है, तो उसमें एक रूल हम बना सकते हैं कि आप शाम के 5 बजे के बाद कैफीन नहीं देंगे। रात को सोने से रात के 10 बजे के बाद जो है फोन यूज नहीं करना है, किसी भी तरह का ब्लू स्क्रीन नहीं देखना है। ये स्लीप हाइजीन टेक्निक्स हैं। तो धीरे धीरे करके शाम के समय पे थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे। ये सारी हमारी किसी भी डिस्ट्रेस को से डील करने के लिए कोपिंग एक एग्जाम्पल से है। तो ऐसे हर हर अलग स्ट्रेसर के लिए अलग अलग कोपिंग टेक्निक्स है। तो इवेंचुअली वो पॉजिटिव कोपिंग टेक्निक्स डेवलप करना, ताकि हम मैल अडेप्टिव बिहेवियर्स पे ना जाए।
सपोर्ट, अगर आपको लग रहा है ऐसी आपकी दिक्कत है तो आप अपने परिवार वालों से बोलिए कि मैं 6 घंटे ज्यादा इंटरनेट चलाता हूँ, अगर मैं ऐसा करूं तो आपको मुझे इस समय पे टोकना या रोकना है। तो जब आप खुद को समय पे नहीं रोक पाएंगे तो आपके आसपास के लोग आपको उसमें मैनेज करने में मदद करेंगे। गेट सपोर्ट, फिर ये, हाँ, लॉग योर टाइम, ये जो है अपने दिन का शेड्यूल करना और किस समय पे आपने क्या किया है। अगर आप अपना, अगर समय के हिसाब से, घड़ी के सुई के हिसाब से अपने दिन को कहाँ कहाँ समय का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप इस पे माइंडफुल हो जाएंगे तो कहाँ कहाँ पे आप समय वेस्ट कर रहे हैं या जहाँ पे आपको समय नहीं देना चाहिए वहां पे लगा रहे हैं, आपको समझ आएगा तो आप धीरे धीरे उन चीजों को ठीक करने की तरफ काम कर सकते हैं। सेट अ टाइमर, टाइमर सेट के काम करिए। अगर आपको इंटरनेट चलाना है, इंटरनेट एंटरटेनमेंट के लिए यूज करना है, अगर बच्चों को यूज करना है तो टाइमर सेट करके दीजिए और वो टाइमर खत्म होने के बाद उससे ज्यादा इंटरनेट यूज नहीं करने। यूजेस विथ हेल्दी एक्टिविटीज, रीडिंग अ बुक, टेकिंग अ वॉक, घर परिवार से बात करना, वहां बिताना। इंटरनेट को यूज करने की एक्टिविटी को दूसरे एक्टिविटी के साथ रिप्लेस करिए। सपोर्ट ग्रुप्स, फिर दूसरा ये जिस दिशा में सुप्रिया जी पूछ रही थी उसके लिए एक निम्हांस का इस पीडीएफ में आगे है। बैंगलोर में भी एक अस्पताल है, उन्होंने भी इंटरनेट एडिक्शन के ऊपर अलग से एक सेपरेट क्लिनिक वो चलाते हैं। तो अगर उसमें भी आपको प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो आप वहां पे भी ले सकते हैं, यहाँ सीआईपी रांची में भी ले सकते हैं। आप अपने मित्र को बता सकते हैं, अगर वो आपके आसपास भी अगर ऐसे लोग दिखते हैं, पता चलता है जिनको ऑनलाइन गेमिंग का डिसऑर्डर है या ऐसा है, तो आप उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं, या तो वो निम्हांस में जाके दिखा सकते हैं या तो सीआईपी में आके। हाँ, ये प्रॉब्लमेटिक सोशल मीडिया यूज स्पेशली टीनेज गर्ल्स के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करना चाहूंगी, क्योंकि टीनेज वैसा समय होता है जिसमें हम अपना बॉडी इमेज, हम कैसे दिख रहे हैं, बाहर लोग हमें कैसे देख रहे हैं, इस पे काफी ज्यादा कई बार हमारा ध्यान जाता है। सोशल मीडिया में लोग अपने जिंदगी के बेस्ट मूवमेंट्स, यानी कि जो हमारे जीवन में सबसे अच्छा हो रहा होता है, हम उन चीजों की फोटो डालते हैं। पर जब टीन एजर्स ऐसी फोटोज देखते हैं तो अपनी बॉडी को भी कंपेयर करते हैं, साथ में ये भी सोचते हैं कि हमारा जीवन तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जिंदगी की पूरी पिक्चर में तो सिर्फ खुशी के पल नहीं होते हैं, उसमें बहुत सारे डिस्ट्रेसिंग मूवमेंट, स्ट्रगल्स, परेशानियां वो भी होती हैं। पर इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे लोग केवल अपने पॉजिटिव मूवमेंट्स डालते हैं, तो ये जो डिसोनेंस होता है कि दूसरों की जिंदगी शायद हमारी जिंदगी से बहुत अच्छी है और हमारी जिंदगी खराब है, कई बार उसको अवॉइड करने के लिए लोग सोशल मीडिया में दूसरों की जिंदगी को स्क्रॉल करते हैं, कंपेयर करते हैं, और वो कंपैरिजन जो है इवेंचुअली लो सेल्फ स्टीम, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, इवेंचुअली डिप्रेशन, लैक ऑफ बॉडी इमेज कि मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, ऐसे एक तरह के ख्याल और बिहेवियर्स को लीड करते हैं। तो इसके लिए ये इंफॉर्मेशन जरूरी है कि, या ये आप अपने बच्चों को समझाना जरूरी है कि सोशल मीडिया में जो भी फोटोज या जो भी लोग अपनी प्रोफाइल में अपलोड करते हैं वो केवल उनके जीवन के सबसे अच्छे पल होते हैं, वो पल नहीं है जिसपे वो रो रहे हैं या जिसपे वो हताशा महसूस कर रहे हैं। तो ये डिसोनेंस ना क्रिएट हो, बल्कि इसको एक इन्फॉर्म तरीके से डील किया जाए। टर्मिनोलॉजी, डिजिटल डिटॉक्स, कि कुछ समय के लिए फोन बंद कर देना, रात को आप अपना शेड्यूल तय कर सकते हैं कि हम 10 बजे के बाद फोन बंद कर देंगे या इसके बाद हम फोन नहीं देखेंगे, एक फोन को यूज करने के लिए टाइम सेट करना। फिर है बिहेवियरल एडिक्शन, नहीं ठीक है, नेचुरल रिवॉर्ड। हाँ, तो डिटेक्शन का इंटरनेट एडिक्शन का पैटर्न कैसा होता है, या इंटरनेट गेम्स का पैटर्न कैसा होता है। आपने इंटरनेट में गेम खेला, उसमें शायद आपने कुछ कर्ज ले लिया, कुछ उधार ले लिया, फिर आपने कुछ चीजें खरीदी, फिर काम पे गए, गैम्बलिंग, नहीं ये नहीं है, सॉरी सॉरी, आई थिंक मैं, अच्छा ये बिहेवियर एडिक्शन के टाइप्स हैं कि ये बिहेवियर्स हैं जो इवेंचुअली विच आर कॉज फॉर अ रिस्क, इन द सेंस ये हमारे डोपामाइन पाथवे से जुड़े हुए हैं।
कि अगर आप एक बार इंटरनेट और गेम्स में जाते हैं तो बार बार आप रेपिटेटिव बिहेवियर करते हैं। अगर आप किसी से कर्ज लेते हैं या उधार लेते हैं तो बार बार उन बिहेवियर्स में जुड़ते हैं। शॉपिंग की भी लत लगती है। काम वर्कोहॉलिक्स होते हैं, आप केवल काम पे फोकस कर रहे हैं। को डिपेंडेंसी, गैम्बलिंग, फूड एंड ईटिंग, सेक्सुअल बिहेवियर, ये सारे बिहेवियर्स जो है जिसका हमें हमें हमेशा संयमता के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। थोड़े मात्रा में ठीक है, अधिक मात्रा में इवेंचुअली ये डिसऑर्डर्स की तरफ लीड करते हैं। ऑनलाइन गैम्बलिंग, इंटरनेट गेमिंग, टीनेज बॉयज में इंटरनेट एंड ऑनलाइन गेमिंग का डिसऑर्डर, ये गेम्स, माइंड स्वेपर, एक टाइम पे ब्लू व्हेल गेम आया था जो गवर्नमेंट ने बैन किया था। अगेन ऑनलाइन गेमिंग एडिक्शन, GTA 5 जैसे गेम्स जो है, इवन दे टीनेज बॉयज में आप देखेंगे कि वंस दे गेट इनटू इट तो उन्हें उस पे वो आराम से 3 घंटा 4 घंटा अपना दिन का सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर गेम्स खेलने में बिता देते हैं, विच इज नॉट गुड। इसको यूज करने के लिए देयर ऑलवेज हैज टू बी अ टाइमर। फिर ये कुछ सपोर्ट ग्रुप्स हैं, कुछ आगे कुछ डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं कि आप इन चीजों को अगर अच्छे से समझना चाहें तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्री कहाँ गई, एक मिनट, हाँ, ये वेब जंकी एक डॉक्यूमेंट्री है। इंटरनेट को यूज करना है, कंपल्सिव इंफॉर्मेशन सीकिंग को कैसे यूज करने में एक बच्चा अपना समय बर्बाद करता है, विच हाउ इट इवेंचुअली लीड्स टू, तो ये उसके ऊपर है। फिर एक दूसरी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है, इंटरनेट एडिक्शन के क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, यूट्यूब पे आपको ये मिल जाएगी, इसे भी आप देख सकते हैं। नो टाइम टू थिंक, नो टाइम, ये भी एक इंटरनेट एडिक्शन पे डॉक्यूमेंट्री है जो सोशल मीडिया, गेमिंग, टेक्सटिंग, इंटरनेट यूजेज, उनका क्या रिजल्ट होता है इन आवर डेली लाइफ्स, उसके ऊपर प्रकाश डालती है। फिर ये जो मैंने बोला था चाइना का डिजिटल डिटॉक्स, तो जिन बच्चों को या जिन लोगों को इंटरनेट गेमिंग का डिसऑर्डर हो गया है तो वो लोगों को ठीक करने के लिए क्या क्या मेथड्स या टेक्निक्स यूज किया है, ये उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री है। फिर ये टेड टॉक है डॉक्टर किम्बरली यंग की, ये वो हैं जिन्होंने इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर पे सबसे पहले बात की। तो इसके बारे में क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या है, इसके बारे में उन्होंने थोड़ा सा विस्तार से बताया है इसमें। बस, ओके, बहुत अच्छा। जो कि इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर पे काम करता है। यस मैम, हमारे पास बस इतना। समय अभी, अब ये समय भी खत्म होने वाला है, तो किसी के कोई इत, सवाल है क्या? इस मैम ने बहुत ही अच्छे से हमें समझाया कि जैसे आप अपना इंटरनेट एक्टिविटीज को किसी दूसरे एक्टिविटीज से भी रिप्लेस कीजिए, इस तरह की छोटी छोटी चीजें मैम ने जो बताई कि रिक्रिएशन थ्योरी, डेवलप कोपिंग स्किल, तो इस सब थ्योरी से आप इंटरनेट से अपने आप को जहां जरूरत हो वहीं पे यूज करें और अपना शेड्यूल एक बनाएं। और किसी का कोई सवाल है क्या, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम बचा है। तो आज का फिर सेशन यहीं पे एंड हो रहा है, हमारे पास समय नहीं है, और लगता है सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया, और लगता है सब लोग, आप लोग इसको फॉलो करके देखिएगा। और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक था, और मानवी जी ने हमें बहुत ही अच्छे से समझाया, तो इसमें हम धन्यवाद देते हैं। मानवी जी ने हमारे लिए समय निकाला और बहुत ही अच्छे से हम सभी को मार्गदर्शन दिया। तो ISDG ज्ञानशाला हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत मैम का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे जो भी साथी हमसे जुड़े उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि सभी को अच्छा मार्गदर्शन मिला होगा। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। नमस्कार। नमस्ते मैम।